मैं आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्रों को लेकर प्रस्तुत हुई हूं, जिसमें मैं द्वितीय इकाई से अध्ययन करवा रही हूं, जिसमें हमने आकलन की प्रविधियाँ क्या होती है, आखिर प्रविधि या तकनीकी क्या होती है, ये पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। थोड़ा सा मैं और कहना चाहूँगी और इसको समझा के मैं आगे मौखिक आकलन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करवाऊँगी। जैसे आकलन प्रविधियाँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस कक्षा में बोला था कि आकलन प्रविधियाँ क्या होती है, आकलन क्या होता है। तो आकलन जो होता है वह सतत व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है। सतत व्यापक मूल्यांकन में सतत व्यापक आकलन तथा मूल्यांकन, ये चारों शब्द जुड़े हुए होते हैं। सतत यानी कि लगातार या नियमित रूप से जो जांच की जाती है छात्र की कि वह क्या समझता है, क्या जानता है, वह क्या क्या कर सकता है, इसकी जांच के लिए विभिन्न सतत मूल्यांकन के साथ अवलोकन, पोर्टफोलियो, प्रश्नावली, परीक्षण, बिंबात्मक टिप्पणी, स्वयं मूल्यांकन आदि सभी का होना ज़रूरी है, जो उसके सतत मूल्यांकन को पूरा करता है। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत एक जो शिक्षक होता है वह अपनी रणनीतियों को वापस पुनः व्यवस्थित कर सकता है, बदल सकता है। वह छात्रों के कारणों का ज्ञान कर सकता है कि छात्र किस कारण अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, किस विषय में छात्र पिछड़ रहे हैं। तो वह अपनी शिक्षण विधियों को वह चेंज कर सकता है। इसके अलावा स्वयं जो छात्र होते हैं वह अपनी अधिगम की जांच कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रतिपुष्टि प्राप्त होती रहती है और उनको अपनी प्रगति का विवरण मिलता रहता है। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत उसके सहशैक्षिक गतिविधि तथा शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें जो शिक्षक होता है वह जिन विषयों को पढ़ा रहा है, जो अनुभव दे रहा है, जो अवसर दे रहा है, जो परिस्थितियां निर्मित कर रहा है, तो व्यापक स्तर से उसकी जांच की जाती है। और आकलन के अंतर्गत अधिगम से संबंधित जानकारी मिलती है। यदि अधिगम स्तर की लेके या विकास स्तर को लेके उसकी जांच की जाती है। और मूल्यांकन सबसे अंतिम भाग होता है, जिसके कारण छात्र के व्यवहार के संबंध में जो व्यवहार का परिवर्तन हुआ है तो उसके संबंध में मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य का निर्धारण करने से पहले आकलन के द्वारा जो प्रविधियाँ तथा उपकरण उपयोग में लिया जाता है, उन उपकरण तथा प्रविधियों के माध्यम से विभिन्न तथ्य और उसके संबंध छात्र के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाती है, तभी मूल्यांकन अपना कार्य खत्म या समाप्त कर पाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया के अंत में किया जाने वाला कार्य, जिसके कारण छात्र के जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उनको मूल्य दिया जाता है। तो ये मूल्य तभी दिया जाएगा जब आकलन के जो उपकरण है और प्रविधियाँ है उसके द्वारा सूचनाएँ उसको मूल्यांकन तक पहुंचाई जाती है। तो जो आकलन होता है यानी कि आकलन की जो प्रविधियाँ है उसके माध्यम से शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों से संबंधित सारी जानकारी एकत्रित की जाती है, यानी कि अधिगम से संबंधित उसके सर्वांगीण विकास के मार्ग पर चलाने के लिए उसका सर्वांगीण अवलोकन या आकलन किया जाता है। तो जो प्रविधि है इसको टेक्निक्स भी कहते हैं, या सामान्य इसको किसी निश्चित या विशिष्ट कार्य के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तकनीकी शब्द को, है ना। विशिष्ट तो टेक्निक्स को मैं ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ के यही कहना चाहूँगी, जो निश्चित तथा विशिष्ट कार्य पद्धति के लिए हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो अब मौखिक आकलन क्या होता है? मौखिक आकलन के अंतर्गत व्यक्ति यानी कि जो छात्र पढ़ रहा है उसके संबंध में जानकारी ली जाती है, यानी कि पढ़ने का जो कौशल होता है, जो पढ़ने की क्षमता होती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और इसके अलावा जो सूचना है, छात्र ने कितनी सूचनाएं ग्रहण की, इसकी जांच की जाती है। इसके अलावा ग्रहण करने की क्षमता की
ग्रहण करने की जो क्षमता है उसका ज्ञान करने के लिए हम मौखिक आकलन का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि छात्र को विषय के प्रति कितनी समझ हुई है, उसकी जो अभिव्यक्ति क्षमता है वह कितना प्रभावी है और भाषाई कौशल उसका कितना विकसित हुआ है। इसकी जांच के लिए हम मौखिक आकलन का हमारे यानी शिक्षक दैनिक जीवन में छात्र के आकलन के लिए इसका प्रयोग करता है। तो यह कैसे आकलन करेगा? तो वह सबसे पहले प्रश्न छात्रों को पूछेगा। प्रश्नों के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं। तो वह छात्रों से अपने जो दैनिक पाठ योजना में इन प्रश्नों को शामिल करता है ताकि छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देवे। तो प्रश्नों को पूछने का भी अलग अलग तरीका होता है और जब छात्र उत्तर देते हैं तो छात्रों के संबंध में गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि छात्र किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है, उसका हाव भाव क्या है, उसका उच्चारण क्या है। तो ये सारे शब्दों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से आंका जाता है या जांचा जा सकता है। तो सर्वप्रथम वह प्रस्तावना के तहत प्रश्न करता है, यानी कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने के लिए शिक्षक जो मौखिक प्रश्न करता है तो वह उन मौखिक प्रश्नों का उत्तर छात्र के आकलन के लिए किया जाता है कि छात्र को कितनी सूचनाओं की जानकारी है, उसमें कितना ज्ञान है। तो उस ज्ञान को मुख के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए वह प्रश्न करता है, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न करता है। फिर प्रस्तुतिकरण के बाद बोधगम्य प्रश्न किए जाते हैं, उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं ताकि जानकारी मिलती है कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जन किया है। यह तो हो गया प्रश्नोत्तर का माध्यम। इसके अलावा छात्र की जो जांच होती है तो छात्र को प्रेरित किया जाता है कि वह कभी मंच पर अपनी अभिव्यक्ति दे, यानी कि वाद विवाद, वाद संवाद, परिसंवाद, चर्चा आदि में उस बच्चे को इन्वॉल्व कराया जाता है ताकि वह किसी विषय वस्तु पर कितना बोल सकता है और उसके बोलने का भाषा कौशल कितना है, कितना प्रभावी है, वह कितना सहभागी लेके चलता है, कितने छात्रों को इन्वॉल्व करके चल सकता है। यह उसके मंच पर प्रस्तुति के माध्यम से पता चलता है कि आखिर उसमें कितनी दक्षता है, भाषाई कौशल कितना है, दक्षताएं कितनी है, सहभागिता कितनी है आदि का आकलन तथा मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके अलावा कहानी कहानी के लिए बच्चे को प्रेरित किया जाता है कि कोई कहानी सुनाए, कहानी जो शिक्षाप्रद हो, जो ज्ञानप्रद हो, मनोरंजक पूर्व, जासूसी कहानी, पौराणिक कहानी, धार्मिक कहानी आदि सुनाने के लिए भी बालक को मौखिक प्रदर्शन, मौखिक आकलन के लिए बच्चों को हम सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कविता, पाठ, कहानी, है ना, वाद विवाद। तो इस मंच पे लाकर बच्चों की हम उनकी भाषाई दक्षता का ज्ञान हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा दैनिक कक्षा में भी हम इन चीज़ों का आयोजन करवाते हैं कि वह अपनी अनुभव से, अपने जो दैनिक जीवन से संबंधित जानकारी दे कि वह क्या करता है, सुबह उठने के बाद सोने तक की क्या क्या उसकी क्रियाविधि है, गतिविधियाँ है। इसका आयोजन एक शिक्षक करवाता रहता है। उसकी रुचि की कोई कविता के लिए उसको प्रेरित करता है, चुटकुले सुनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आदि का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि जो उसकी अभिव्यक्ति कौशल है वह विकसित हो सके। और आप जानते हैं कि आज का युग जो है प्रतियोगिता का युग है, यानी कि प्रतियोगिता हर क्षेत्र में है, शिक्षा के संबंध में है, व्यवसाय के संबंध में है, धंधे के, उद्योग धंधे के संबंध में है, सार्वजनिक सेवा के संबंध में है, पारिवारिक वातावरण में है। तो एक व्यक्ति तभी सफल हो सकता है, इन क्षेत्रों में एक व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब उसमें
भाषा अर्जन उसकी अच्छी हुई हो और उसके व्यक्तित्व कौशल का निर्माण हुआ हो तो वह व्यक्ति सफल हो सकता है। तो व्यक्ति को सफल करने के लिए आज का जो छात्र है कल का प्रगतिशील नागरिक बने, तो इसके लिए सारा उत्तरदायित्व परिवार का है, पाठशाला का है और इसके अतिरिक्त समाज का है। ये तीनों चीज़ें उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के जिम्मेदार हैं। तो भाषा का प्रारंभ यानी कि मौखिक कौशल उसका परिवार से प्रारंभ होता है। परिवार को कहा जाता है कि वह समाज का लघु रूप है ना। तो परिवार के आधार पर उसका सामाजिकरण किया जाता है, उसको मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उसको क्षमताएं प्रदान की जा रही है। तो वह पारिवारिक वार्तालाप करता है, पारिवारिक संवाद करता है। इसके अलावा वह परिवार की सारी गतिविधियों में वो भाग लेता है ताकि उसका मौखिक विकास हो। और जो शिक्षण संस्थाएं होती है, शिक्षण संस्था है, उसका क्या दायित्व है, वह ऐसा प्रशिक्षण दे, ऐसा अवसर दे अपने छात्र को कि उसकी अभिव्यक्ति का कौशल विकसित हो सके, उसमें दक्षताएं विकसित हो सके, वह एक दिशा प्रदान कर सके, बोलने के लिए मंच तैयार करता है वह, तो वो उसको प्रशिक्षित किया जाता है। तो एक बालक के कुशलतापूर्वक प्रदर्शन के लिए छात्र के व्यवहार के संबंध में निम्न योग्यताएं वांछित है कि जब वह बोले तो स्पष्ट बोले, यानी कि जब एक शिक्षक उसके द्वारा पाठ पढ़ने के लिए उसको प्रेरित करता है और जब एक छात्र पाठ पढ़ता है तो इसका यही उद्देश्य रहता है कि वह स्पष्ट बोले, शुद्ध बोले, वह बिना अटके बोले, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण कर सके। यह उसका पाठ पढ़ने से संबंधित क्रियाओं का उसका आकलन करता है एक शिक्षक। इसके अलावा वह विषय अनुसार अपने भाव में अंग प्रदर्शन कर सके, भाव भंगिमा का प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा उसको भाषा तत्वों का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसकी जो कविता पाठ करता है, कहानी पाठ करता है, तो उसमें उचित आरोह अवरोह होना चाहिए, यानी कि उचित यति गति और अवरोह के अनुसार वह शब्दों को प्रस्तुत करे। वह भाषा अभिव्यक्ति में उसको किसी प्रकार का डर नहीं हो, वह बेहिचक अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर सके, अपने अभिव्यक्ति कौशल का प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा उसमें जो तर्क संबंधी जो है तो वह अपने भाषा के माध्यम से, अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार करे कि दूसरे जो सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, श्रोतागण हैं, तो उनके माइंड में प्रश्न खड़े हो जाए, सोचने के लिए वो मजबूर हो जाए। तो ऐसी उनकी भाषा वाणी होनी चाहिए, विषय अनुसार, प्रसंगानुसार, उतार चढ़ाव और तर्क चिंतन करने की, सामने वाले के मस्तिष्क में तर्क चिंतन खड़े हो जाए, तर्क शक्ति विकसित हो जाए, क्योंकि भाषा का प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा वह जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग है ना, क च ट त प वर्ग, तो जो उच्चारण स्थल है उसके माध्यम से उच्चारित करें, तो वह इसका उच्चारण सही ढंग से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो जब कक्ष में पढ़ता है, अपने प्रश्नों का उत्तर देता है, वह मौखिक उत्तर देता है, तो शिक्षक होता है उसके इस कार्य की जांच करता है। इसके अलावा उसमें कितना सामर्थ्य है कि वह किसी भी प्रसंग का निष्कर्ष निकाल सके। निष्कर्ष निकालना, सारांश ये करना, ये भी एक मौखिक कौशल का ही एक पार्ट है। जो वह प्रस्तुत कर रहा है, जो वह विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहा है, उसमें तारतम्यता हो, क्रमबद्धता हो, यानी कि क्रमबद्धता होगी, उचित आरोह अवरोह होगा, तो सामने वाला उसकी बात को स्पष्ट शब्दों में समझ सकेगा, यानी कि उसकी भाषा सरल हो, सार गर्भित हो, शुद्ध हो।
तो इन सारी चीज़ों का अवलोकन एक शिक्षा के द्वारा, एक शिक्षा प्रक्रिया में बालक के सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान करने के लिए एक शिक्षक द्वारा यह रणनीति तैयार की जाती है, और वह रणनीति होती है मौखिक आकलन। वह शब्दों की संरचना बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, यानी वचन और लिंग के अनुसार अपने वाक्य को प्रस्तुत कर पा रहा है या नहीं पा रहा है, तो ये सारे अवलोकन के ही एक भाग है। तो जो शिक्षक होता है वह देखता है कि इसकी विषय अनुसार प्रस्तुति हुई है या नहीं हुई है, उसके शब्दों में मौलिकता है या नहीं है, वह सहभागिता प्रदान करवा रही है, उसकी भाषा मौखिक भाषा या नहीं करवा रही है, उस बच्चे में आत्मविश्वास है या नहीं है, आदि सभी चीज़ों की जांच होती है, अवलोकन होता है और उसके कार्यों का मूल्यांकन होता है। इसी तरह गुरु नानक देव ने कहा है कि जो शब्द संवाद होते हैं उसमें शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र की शक्ति होती है। शब्द संवाद में क्या होता है, इसमें शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र की शक्ति होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो पीछे बीत चुका है, कुछ भी रहा हो, लेकिन वह शब्द संवाद के माध्यम से ही संवाद या सम्मान प्राप्त कर सकता है। यानी कि व्यक्ति की जो पिछली ज़िंदगी कैसी भी रही हो, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में सम्मान प्राप्त करने के लिए शब्द संवाद जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विद्यालय का यही दायित्व है, परिवार का यही दायित्व है, समाज का यही दायित्व है कि जो संवाद करने की क्षमता है उसको बढ़ाने में, छात्रों को बढ़ाने में छात्र का सहयोग करें, उसके शब्दों में कोई त्रुटि नहीं रहे, वह बेहिचक अपनी अभिव्यक्ति कौशल का प्रदर्शन कर सके। तो ये सारा उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर ही है। तो हम सब मिलके जो आज का छात्र है वह कल का भविष्य का भावी नागरिक, प्रगतिशील नागरिक बने। तो शिक्षण संस्थाओं, विद्यालय में जो शिक्षक हैं, विद्यालय प्रशासन, शिक्षकगण, परिवार के सदस्यगण तथा समाज के सदस्य, सभी का दायित्व है कि उसकी मौखिक आकलन की जो अभिव्यक्ति क्षमता है, अभिव्यक्ति कौशल है, भाषा कौशल है, उसको बढ़ाने में सभी मिलकर सहयोग देवें। ठीक है, आज इतना ही। अगली कक्षा में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।